चलो शुरू करते हैं। तो मैंने तुम्हें बाइंडिंग का एनर्जी ग्राफ बता दिया था और ये बताया था कि अगर दो, चलो सवाल से करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज, देखो ये दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज और प्लस क्यू, क्यू इज द एनर्जी। मास ऑफ न्यूक्लियाई mx एंड my, इनका मास दिया हुआ है। फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। एनर्जी रिलीज तब होगी जब सिस्टम का जो ये इसका मास ज्यादा हो। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड, लिख लो। देखो सेकंड प्रॉब्लम, ये वाला मास के टर्म्स में था, ये वाला सवाल मास के रिस्पेक्ट में था। मास, मासेस दिए हुए हैं और मास जो जनरली आपको क्वेश्चन मिलेगा वो एएमयू के फॉर्म में मिलेगा, एटॉमिक मास यूनिट में मिलेगा। लिख लिया था। अगला सवाल देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ वाला जनरली आता है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आएगा, अगर आएगा तो। ये फ्यूजन रिएक्शन हुआ, फ्यूजन का रिएक्शन। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड इफ द एलिमेंट फॉर्म्ड इज मोर स्टेबल। मतलब वो कह रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हुई। तो ये अब कुछ माइक, अनंतु किसी की आवाज आ रही है बेटा, माइक को ऑफ करो। वो बोल रहे हैं कि इसमें एनर्जी रिलीज हुई। अब सुनो, सपोज मैं नहीं बोलता एनर्जी रिलीज हुई, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बता रहा कि एनर्जी रिलीज हुई, तो इफ, इस केस में इफ इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर इससे ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, एनर्जी रिलीज होगी। अगर जो चीज बन रही है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो फिर कैसे करें, अब इसमें क्या करें? तो बस अब ठीक है, बहुत आसान है, रुको यहां देखो। टोटल न्यूक्लियॉन्स 2n, इससे मल्टीप्लाई करो। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड, लिख लो। ये लिख लेना जो लाइन लिखी है मैंने। अगला देखो, अब ये वैल्यूज के फॉर्म में दिया हुआ है। एक रिएक्शन दिया हुआ है। अभी सपोज करो मुझे नहीं पता एनर्जी, मुझे नहीं पता एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं, आई डोंट नो दैट, मुझे पता करना है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है
ए बी और इसका, तो इसमें ए और बी का दोनों का सेम दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। 8.2 दिया हुआ है, 8.2 ए और बी की बाइंडिंग एनर्जी पर्टिकुलर 8.2 पर न्यूक्लियन, इसकी 7.4। तो जो चीज बन रही है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 8.2। नेक्स्ट वन, the binding energy of deuteron nucleus, सॉरी ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, पर न्यूक्लियन। द मास डिफेक्ट, अच्छा मुझे बताओ ड्यूटेरियम में आई थिंक इट इज ऑफ दिस, ये इस नेचर का होता है ना उसका, जो उसमें ड्यूटेरियम में ऐसा कुछ आता है, 1H2, 1H2, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये होता है ड्यूटेरियम। तो व्हाट इज द मास डिफेक्ट? तो मेरे को ये याद है, मास डिफेक्ट into c square is energy released, ठीक है। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, तो into 2, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड, या ये इसकी वैल्यू। तो मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे एक चीज बताई थी, अगर एएमयू में निकालना है, एएमयू में, तो मैं तुम्हें बताया था 1 एमयू एनर्जी होता है, ऐसे करके बताया था ना बेटा, 1 एमयू। तो ये अगर अब मुझे एमयू में निकालना है तो मैं बोलूंगा 931 corresponds to 1 AMU। ये इस न्यूक्लियाई का, न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट। सेवेंथ प्रॉब्लम पढ़ो। इन अ रिएक्टर फिजन एनर्जी पर फिजन एनर्जी दिया हुआ है, पर फिजन एनर्जी दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड ऑफ द रिएक्टर पावर। कितना, इतना पावर है रिएक्टर का, इतनी एनर्जी चाहिए।
इतने फिजन हो रहे हैं पर सेकेंड, एक फिजन में इतनी एनर्जी आ रही है, तो दिस इज द टोटल एनर्जी से रिलेट करो. इट्स मोर ऑफ अ कैलकुलेशन प्रॉब्लम. -13 इतने फिजन होने चाहिए पर सेकेंड. ये 10 ग्राम, एक फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलता है. एक फिजन, एक न्यूक्लियाई इसका डिसइंटीग्रेट हुआ, इतनी एनर्जी मिली. तो टोटल एनर्जी निकालो. फाइंड टोटल एनर्जी अवेलेबल, टोटल एनर्जी फ्रॉम द सैंपल, टोटल एनर्जी निकालनी है. तो मेरे को पता होना चाहिए कि 10 ग्राम में कितने इसके न्यूक्लियाई हैं. तो मैं जानता हूं 235 ग्राम में इतने होंगे इसके न्यूक्लियाई. तो बस 6. इतनी टोटल एनर्जी अवेलेबल होगी. अब लिखो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है. 2 लाइन का थ्योरी लिखो. सुन लो पहले अच्छा. जब एलिमेंट में का मास नंबर ज्यादा हो जाता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है. वो अपने आप ही वो ब्रेक होने लगेगा, अपने आप, बिना किसी कारण के वो ट्रिगर होके ब्रेक होगा. ब्रेक होगा, उसमें कुछ एमिशन होगा अल्फा बीटा गामा, और वो ब्रेक होता जाएगा जब तक कि एक फाइनल स्टेबल एलिमेंट नहीं बन जाता. इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? एलिमेंट्स व्हिच हैव वेरी हाई मास नंबर are not stable. They break by emitting alpha, beta, gamma, and finally the end product formed is stable. जब तक lead and bismuth बनता है end product. इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. सेकेंड पॉइंट ये होता है रेडियो एक्टिविटी, द डिसइंटीग्रेशन इज अ रैंडम. कौन सा कब टूटने वाला है, नो वन कैन टेल. कौन सा टूटेगा, नो वन कैन टेल. So radioactivity, it is a random process. Third point, this process cannot be controlled by temperature or pressure. तुम चाहो कि प्रेशर बढ़ा दूं तो तेज हो जाएगा प्रोसेस या कम हो जाएगा, तो it cannot be controlled by temperature and pressure. तो लिखो पहला पॉइंट, elements which have very high mass number, elements which have very high mass number are unstable. ठीक है, are unstable. Because of this reason, because of this reason
the nuclei of the element, the nuclei of the element disintegrate. Disintegrate to form stable element. Like to form stable element. The end products are lead and bismuth. उसमें एक और चीज लिखो, अगला पॉइंट, the emitted, the particles which are emitted are alpha, beta and gamma radiation. Alpha, beta and gamma radiation. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, this is a random process. This is a random process and cannot be controlled by temperature or pressure. ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया. अल्फा बीटा गामा बाद में बताऊंगा थ्योरी पार्ट में. अब लिखो रेडियो एक टर्म डालते हैं which is called activity. Hello, activity. Look, the rate of disintegration. सर ये एक्टिविटी के अंदर लिखना है. हाँ, एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिव डिके, ब्रैकेट में उसको एक्टिविटी भी बोलते हैं. एक्टिविटी की डेफिनेशन बता रहा हूं. The rate of disintegration per unit time. The rate of disintegration per unit time is called activity. The rate of disintegration per unit time is called activity. मतलब किस रेट पे एलिमेंट टूट रहा है, that is called activity. सब केमिस्ट्री में पढ़े हुए हो. तो जो एक्टिविटी है, किस रेट पे एलिमेंट टूट रहा है पर यूनिट टाइम, माइनस इसलिए क्यों लगाया माइनस, समय के साथ ये एलिमेंट कम हो रहा है. एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो डिके हो रहा है एलिमेंट का, वो उस समय के एक्टिव न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल है. जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, वो उस समय के एक्टिव न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्टिविटी, दिस होल थिंग. और ये नेगेटिव क्यों लगाया, बिकॉज एन की वैल्यू कम हो रही है. इसको आगे लेके गए, दिस इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट. और अगर डिके कांस्टेंट का डायमेंशन देखते हो, डायमेंशन T-1, क्योंकि नंबर कट जाएगा, इतना लिखो. दिस इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट.
ये तो मैंने बोनस में करा दिया चैप्टर। लिख लिया? Yes, sir. For a stable element, decay constant is 0. For a stable element, decay constant is 0. ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ये कहाँ चला गया? हाँ, अब देखो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। केमिकल काइनेटिक्स आपका किस में रहता है? 11th में रहता है कि 12th में रहता है? 12. ठीक है सर, यहां तक भी समझ में आ गया। टाइम 0, एन नॉट टाइम 0 पे था, तो फिर मेरी जो इक्वेशन फाइनली बन रही है, ये कांस्टेंट यहाँ डाल के यहाँ आएगा, और इसको और आगे लेके जाता हूं। सॉल्व करोगे फाइनली, ये इतना लिख लो, फिर आगे देखिए। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिखते हैं सर। सर एक्टिव न्यूक्लियर क्या है? हैं? सर एक्टिव एक्टिव न्यूक्लियर क्या है? जो भी टूटा नहीं है, ओके सर। जो टूटा नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव न्यूक्लियाई। और ये टूटने का रेट है। कितना क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं यहाँ पे इसी के थोड़े ग्राफ्स बना दूं पहले। एक्टिविटी विद दिस, ऑब्वियसली इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। लिखो, बनाते चलो। जितना ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा उतना ज्यादा ब्रेकिंग रेट होगा।
एक और टाइम जैसे से बढ़ेगा एक्टिव न्यूक्लियाई जो टूटेगा वो कम होने लगेगा। तो ग्राफ देखो, एक्सपोनेंशियल डिके है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। बेटा टाइम के साथ एक्टिविटी बताओ, ये बताओ। अच्छा कैसा ग्राफ? जैसे से टाइम आगे बढ़ता जाएगा एक्टिव न्यूक्लियाई कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ये तो सभी एग्जाम के लिए हो गया। ये मैथ्स वाले बच्चे, ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना, नॉट फॉर बायो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर बायो स्टूडेंट्स। इसका ग्राफ बनाओ। सर स्ट्रेट लाइन स्लोप लैम्डा। देखो इसमें यहां से तो ये y हो गया, ऐसे करके। मैथ्स के बच्चों के लिए प्लीज ध्यान दें। ठीक है, ये भी हो गया। अब आपके शुरू में ये एन नॉट एलिमेंट था, अब इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है लेफ्ट। तो न्यू एलिमेंट कितना बन गया? न्यू एलिमेंट ऑब्वियसली इतना बन गया, इतना था, इतना बच गया। तो ये न्यू एलिमेंट है। ये न्यू एलिमेंट लिख लो। एक्टिविटी क्या है बोलो? इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस रेट ऑफ ब्रेकिंग। फिर से लिख लो एक्टिविटी। लिखो हाफ लाइफ
Time in which element breaks by 50%. ऐसे होता जा रहा है. टाइम इन विच एलिमेंट जो है वो आपका 50% टूट जाता है. ये वैल्यू याद रखेंगे. लिख लिया. मैं एक फॉर्मूला में बताना चाहता हूं. लिख लिया बेटा जी. Yes, sir. अच्छा देखो मैं कुछ क्या बोलता हूँ. सॉरी. अब बच्चों टाइम टी मतलब टाइम टी है. इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये एन हाफ लाइफ कहलाएगा. ऑब्वियसली एन हाफ लाइफ कहलाएगा. तो एक फॉर्मूला ये भी होता है जैसे अभी आपने ये बनाया था ना यहाँ पे. एक ये ऐसे भी बन के आता है. ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो. दोनों सेम है. और ये जो एन है टाइम डिवाइड बाय हाफ लिख लो इसको. अभी क्वेश्चन से कराऊंगा ना. सपोज मैं कहता हूं इधर लिख लो फिर बताता हूं. लिख लिया. अब मैं ये कहना चाहता हूँ लेट्स से कोई मैंने सवाल दिया और मैंने बोला आपसे हाफ लाइफ है 4 इयर्स. हाफ लाइफ है 4 इयर्स. तो अगर मैं बोलता हूँ 1 ईयर या फिर कोई मैं बोलता हूँ 2 ईयर तो ये एन की वैल्यू इस केस में कितनी होगी. एन की वैल्यू होगी 1/4. ये जो यहाँ डाला और इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी 1/2. चलिए शुरू करेंगे कुछ सवाल.
व्हाट इज एक्टिविटी, किस रेट पे ब्रेक हो रहा है। Calculate the activity of 1 gram sample whose half life is 28 years। मतलब अभी 1 ग्राम सैंपल है और इस समय मुझे एक्टिविटी निकालनी है, तो मैं एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन लैम्डा। एन कैसे निकालूंगा, एन निकालूंगा 90 ग्राम में कितना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा ये एलिमेंट न्यूक्लियाई, तो ये तो एन आ गया। लैम्डा 0.693 डिवाइड बाय हाफ। अब अगर आप यहां ईयर में लिख रहे हो, ईयर में, तो ये डिसइंटीग्रेशन आएगा इतने न्यूक्लियाई, जो भी नंबर आएगा न्यूक्लियाई पर ईयर, लिख लो। लिख लिया। Yes, sir. नेक्स्ट वन लिखो, मीन लाइफ। मीन लाइफ की जो वैल्यू है वो है मीन लाइफ इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्डा। अब लिखो इन टाइम इक्वल टू 1 मीन लाइफ, इन टाइम इक्वल टू 1 मीन लाइफ मैं जरा सॉल्व कर लूं पहले। In time equal to 1 mean life, 37% of active nuclei will remain। Or we can say that in 1 mean lifetime, or we can say that in 1 mean lifetime 63% decays। और जो ये टाइम होता है ना, ये बेटा हाफ लाइफ से ज्यादा होता है, मीन वाला। चलो सवाल चालू करो। Decay constant of a nucleus is lambda। In how much time? वो लिखा नहीं था। ये सर लिख लिया।
decay constant of a nucleus is lambda. In how much time 40% material decays? कितने समय में 40% decay हो जाएगा? तो अगर 40% decay हो जाएगा तो माइनस अगर यहाँ उल्टा होगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा. बाय वाले बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करके लिखा है मैंने. लिख लो. करो. Polonium has half-life 140 days. ठीक है. In what time 15 ग्राम मतलब 15 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो जाए? 15 ग्राम 16 ग्राम में से, तो 16 ग्राम अगर शुरू में था तो 1 ग्राम लेफ्ट है. कितने समय में होगा? तो दो तरीके से करूंगा आपके सामने, प्लीज देखना बेटा. आई डू इट बाय टू मेथड्स. ऑब्वियसली ग्राम को लिख लो ऐसे करके, नो इशू, क्योंकि नंबर जो है एक्टिव न्यूक्लियाई का वो ग्राम के ही प्रोपोर्शनल होगा. ऐसे करके आएगा. दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ऐसे करो, ऐसे भी निकल सकते. दिस वुड बी इजियर. कैसे सर? चार हाफ लाइफ, चार हाफ लाइफ ये लो. लिख लिया. देखो ये ऑब्वियसली ये वाला तरीका ज्यादा सही रहा सॉल्व करना. इसको तुम नहीं कर पा रहे हो यहाँ. दिस वाज इजियर टू डू.
एन कहाँ गया, हाँ ये करो, एन एलिमेंट हैज हाफ लाइफ 5 years. What amount is left after 2.5, 7 and 10 years? तो प्लीज बेटा देखो यहां पर पहले 2.5 के लिए करता हूं. 2.5 के लिए जो नंबर आएगा वो 1/2 आएगा. तो मैं लेफ्ट कितना लेफ्ट है, इतना लेफ्ट है. दिस इज व्हाट इज लेफ्ट. ये कब का था, 2.5 के केस में. अगला केस देखो, 7 साल में कितना बच गया, इतना बच गया, 7 years. 10 साल में कितना बच गया, ये 10, 2 हाफ लाइफ, इतना बच गया. An element decays 10% in 5 years. An element decays 10% in 5 years. This is a nice problem. दो करवाऊंगा. 10% डिके हुआ 5 साल में. तो बेटा 5 years is not half life. 50% बोला होता तो 10% in 5 years. How much will it decay in 10 years? How much will it decay in 10 years? देखो I'll tell you कैसे करते हैं. अब शुरू में 100 मान लो, 100 यूनिट था, 100 नंबर था. 5 साल में 10% टूट गया, मतलब 90 लेफ्ट है. 10% 10 हुआ ना, 10 100 का 10%, ये अगर मैं n मानता हूं 10 तो 90 बचा. अब इसका फिर बचे हुए 5 साल, फिर 10% टूटेगा तो 9 टूटेगा, 81% लेफ्ट. 15 साल होता, इतना टूट जाता, माइनस कर दो. ऐसे करते हैं इसको, लिख लो. एक मैं आपको देता हूं, अपने आप करो. देखो an element decays, an element decays 20% in 1 year. An element decays 20% in 1 year. What percent is left after 2 years? What percent is left after 2 years?
करो। कितना आ रहा है? सर 60। एक साल में कितना मैंने बोला डिके हुआ था? 20%। हैं? 20%। मतलब 80 बचा हुआ है। गलत आंसर दिया है जिसने भी दिया। 64। फिर एक साल और 16 64 बचेगा ना? यस सर। और वी कैन से अगला देखो। Two elements with same initial number of nuclei have half-life 2 and 4 years. मतलब दो एलिमेंट है, इसका टेबल बना के सॉल्व करना पड़ेगा। इनिशियल नंबर दोनों का सेम है। हाफ लाइफ what is the initial ratio of activity? ये बना एक्टिविटी A अपॉन एक्टिविटी B, नंबर दोनों का सेम था। This is the initial activity ratio. इतना लिखो, टेबल बना के ही होता है ये। उसका बी करो। रेशियो ऑफ एक्टिविटी आफ्टर 4 years, बेटे 4 साल के बाद एक्टिविटी, तो 4 साल के बाद ये नंबर दोनों का सेम नहीं रहेगा। तो कैसे निकालोगे? इसका जो एन वैल्यू है वो निकलेगा 4 साल के बाद। 4 साल मतलब 2 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ, तो ये उस समय का एन आ गया। अब आप इसमें डाल दो यहां पर। ये तो रेशियो होके 4/2 आ गया। जो भी आएगा ऊपर चला गया तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। सी पार्ट, रेशियो ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट इन 4 years। कितने डिसइंटीग्रेट हो गए 4 साल में? तो देखो ये तो लेफ्ट है,
4 साल में ये तो लेफ्ट है, ये तो बच गया, तो इसमें कितना डिसइंटीग्रेट हो गया? इसमें डिसइंटीग्रेट हो गया और इसमें आधा डिसइंटीग्रेट हो गया।